सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर 3 है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो हमारे पास था क्या चैप्टर के अंदर, मैं तुम्हें पूरे चैप्टर का मतलब बता देगी, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चैप्टर में जो बात है मैंने सारी बात बता दी है, अब उसके आगे समझना है हमें कि भाई कौन कौन सी बात हमें ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। देखो इस चैप्टर में आज जो जो बातें बताऊंगा, अगर तुम उन बातों को भूल जाते हो, किसी भी तरीके से भूलते हो, तो मान लो पूरे चैप्टर को समझ जाओगे, लेकिन समझने में दिक्कत आएगी, समझ जाओगे फिर भूलोगे, फिर समझ जाओगे फिर भूल जाओगे, ऐसा होगा। तो इन बातों को ध्यान रख के चलना, तो भाई दिक्कत नहीं आएगी आगे तक। सुनो, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलनी है, हमें जो वैल्यू निकालनी है, बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि हमें जो वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को पहले हम मान लेते हैं, ठीक है। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि भाई राम है, ठीक है, उसकी मम्मी मार्केट गई, ठीक है, और उसकी मम्मी ने 2 किलो आलू और 4 किलो सेब 100 रुपये में खरीदे, ठीक है। वैसे ही जो श्याम है, उसकी मम्मी ने मान लो कि भाई 1 किलो आलू और 2 किलो जो सेब है वो 50 रुपये में खरीदे, ठीक। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों बताओ आलू की कीमत कितनी है और सेब की कीमत कितनी है? बातें पहले क्या बोला मैंने, इसमें दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने क्या बोला कि भाई राम, देखो पहले मैंने बोला राम है, राम की मम्मी मार्केट गई, आलू सेब खरीदा, श्याम की मम्मी है उन्होंने भी खरीदा। बस दिक्कत क्या है कि भाई एक की मम्मी ने टोटल 100 रुपये खर्च किए और एक की मम्मी ने 50 रुपये खर्च किए, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आलू कितने रुपए किलो है ये बता दो, ठीक है। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमारे पास एक तरीके से बोल दूँ कि मेरे पास जो सेब है कितने रुपए किलो, ये बात है, ठीक। लेकिन इन बातों पे जाने से पहले ना हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रख के चलना है। पहले वो सारी की सारी बातों में समझा दे रहा हूँ, और उससे भी पहले सुनो भाई, उससे जो पहले हमें कुछ बातें ध्यान रख के चलनी है। अच्छा, सबको ग्राफ वगैरह बनाना आता है? नहीं आता? ग्राफ वगैरह बनाना किस किस को आता है? सुनो, एक और मैं हल्का सा बस ग्राफ तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी बातें पूरी हो जाती है, ठीक है। वरना पहले उससे पहले एक कंसेप्ट करा रहा हूँ जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी बोलते हैं इसको, हिंदी में बोला जाता है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत बोला जाता है इसको। हाँ भाई, तुम्हें बातें पता लग रही, क्या बोला मैंने? समता का सिद्धांत है। समता के सिद्धांत का मतलब क्या है पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। जो मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी है इसका मतलब समझेंगे, ठीक है भाई। जो इन बातों को समझ पाया मजे की बात है, समझ ले थोड़ा, उसका दिमाग काम करता है। सबसे पहला मैंने बोला कि भाई एक लड़का है राम, ठीक है, और दूसरा लड़का है श्याम, ठीक है। अच्छा, हम पहले समझो इसके अंदर होता क्या मेरे पास, समता का सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी इसके अंदर क्या होता है जो, अच्छा तो मैं LHS RHS के बारे में बताएं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जैसे मान लो इज इक्वल टू लगा होता है, एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी हमें बताता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होता है, हमेशा, ठीक है। बात समझ आ रही है? जैसे अच्छा तुम सबने ये वाली बातें सुनी है कि इस साइड का नंबर प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाता है, सुना है सारा, ठीक है, और इधर का प्लस है उधर जाके माइनस होता है। तो वैसे एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है -5 और इज इक्वल टू में मेरे पास 0 लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अभी मेरे को यहाँ पे बताओ कि मैंने बोला कि -5 है, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास 0 है। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी, मैं देखो मेरे पास ये माइनस का है ना, जितना ज्ञान तुम्हारे पास अभी है उस ज्ञान के हिसाब से अगर मैं इस माइनस वाले को उधर लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाना चाहिए, ये तो होता है ना। लेकिन समता का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सा नंबर ऐड करूँगा ना तो हमें उस साइड भी वही नंबर ऐड करना होता है, ठीक। हम कभी भी मैथ्स पढ़ते हैं तो इस साइड जो नंबर लिखेंगे ना वो नंबर हमें उस साइड भी लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे पास देखो -5 है ना, तो मैंने क्या करा, -5 इधर मान लो लिख दिया मैंने 10, क्या लिखा मैंने इधर 10 लिख दिया। तो यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा ना 0 + 10, ठीक है। बातें तो लगी? मैंने दोनों तरफ 10 और 10 ऐड किया है, ठीक है। बातें तो लगी? अब देखो तो मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ये मेरे पास 10 प्लस का है
और मेरे पास क्या 5 माइनस का। ये तो पता है ना कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जो बढ़ गया है वो लगता है। तो मेरे पास यहाँ पे प्लस का 5 आ गया और यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 10। ठीक है, इसमें बता क्या बातें पता लगी, मेरे पास पहले से एक नंबर माइनस में था। ठीक है, एक नंबर मेरे पास पहले से ही माइनस में था। ठीक, अगर मैं इसको और दोबारा पीछे चलता हूँ, मान लो मेरे पास, मैं तुम सब बोलो भैया ये बराबर नहीं है, बोलो ना मत बराबर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बराबर है। क्यों नहीं है, देखो मेरे पास पहले मान लो कि यहाँ पे राम है, राम के पास कर्जा था 5 रुपये, भाई माइनस का कर्ज, इसको मान लो कर्ज ले रखा है उसने कहीं से। ठीक है, इसके पास कर्जा कितने का था, 5 रुपये का कर्जा था। ठीक है, इसके पास कर्जा कितना है, कोई सा कर्जा नहीं है। ये मेरे पास राम है, ठीक है, और ये मेरे पास श्याम है। तो राम के पास कोई कर्जा नहीं है, श्याम के मतलब कि राम के पास कर्जा है, श्याम के पास कोई सा कर्जा नहीं है। ठीक है, अब दोनों के पास भाई 10-10 रुपये आ गए, दोनों पास कितने रुपए आ गए भाई, 10-10 रुपये आ गए। तो इस तरीके से अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बताओ, अगर दोनों ये क्या करे, 5 रुपये कर्जा पे कर दिया इसने, ठीक है, और इसने भी तो कर दिया, दोनों तरफ मैंने बराबर किया है। ठीक है, अब एक बात और समझो, मेरे पास क्या यहाँ पे माइनस का 6 था और उधर 0 है। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ प्लस का 6 ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 6 ना, तो प्लस का 6, यहाँ पे भी प्लस का 6, ये तो होगा ना 0 + 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास 0 आ जाएगा और यहाँ जाके ये प्लस का 6। देखो माइनस का अपने आप इधर जाके प्लस का हो गया, ये बातें तो लगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, दोनों तरफ हमें सेम नंबर ऐड करना होता है, बात में आ रही है। पता है प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वो इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, और इसमें इतनी कन्फ्यूजन होती है नहीं पूछो मत, लेकिन जिसकी कन्फ्यूजन एक बार क्लियर हो जाती है ना, वो जो ऐसे चैप्टर है उसको आराम से उड़ा देते हैं। पहले वाली बात पता लगी कि हम कभी भी अगर मैथ्स पढ़ते तो हमारा हमेशा LHS हमारे बराबर किसके होता है, RHS के हमेशा बराबर होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है हमेशा क्या, राइट हैंड साइड के बराबर होती है हमेशा। ठीक है, अब सुनो कुछ बातें और, पहले तुम्हें वाली बातें पता लग गई। अब देखो भाई, अगली बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक लड़का है राम, एक लड़का ना भाई राम है, दूसरा लड़का है श्याम। राम के पास जो पैसे हैं, मैंने क्या बोला, राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से 4 ज़्यादा है। ठीक है, राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से कितने, 4 ज़्यादा है। तो मैं बातें बता रही, क्या बोला मैंने, राम के पास जितने भी पैसे हैं वो कितने हैं, श्याम से 4 रुपये ज़्यादा है। बातें तो लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे किसी के पैसे पता है कितने, नहीं पता, तो अभी मुझे क्या निकालना, अभी पैसों के बारे में पता लगाना नॉर्मल सी बात है। तो मैं राम के पैसे को x मान रहा हूँ और श्याम के पैसे को y मान लेता हूँ। ठीक है भाई, मैंने दोनों को एक नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, दोनों के पास अलग अलग पैसे हैं ना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैंने बोला राम के पास जो पैसे हैं श्याम से 4 रुपये ज़्यादा हैं। ठीक है, ये बातें तो लग रही है। तो मैंने लिखा कि भाई राम्स मनी इज इक्वल टू श्याम्स मनी। ठीक है, जो मेरे पास राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम के बराबर कर दूंगा मैं, लेकिन बराबर कैसे करूंगा, पहले राम के पैसे कितने हैं भाई, x है, और श्याम के पैसे क्या है, y है। यहाँ पे ऐसा कौन जना है तुम सब में से जो बोल रहा है कि दोनों बराबर है, किसी को लग रहा है दोनों बराबर है। राम के पैसे ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा है, 4 रुपये ज़्यादा है। ठीक, अब मुझे ऐसा कौन बताएगा कि भाई मैं इनके पैसों को बराबर कैसे करूं, कोई बोलेगा, बोलो। 2 से दे दूं, 2 से दे दूं, मतलब 2 इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं। सुनो मैं तुम्हें बताऊं भाई, देखो तुमने बताया ना, मैंने क्या बोला कि मान लो इसके पास 14 रुपये, इसके पास 10, 4 रुपये ज़्यादा है ना, तुमने बोला 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, दे दो, दोनों बता दो। अच्छा, इसके 4 में से इसको 2 दे दूं। भाई देखो हमें ना जब भी मैथ्स करते हैं, सुनो, हम जब भी मैथ्स करते हैं तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन लगाते हैं, पूरा बराबर करना होता है। भाई देखो 2 तरीके हमारे पास, सबसे पहला मेरे पास है, मैं तुमने सब थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसमें बताना कि मैं सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा। राम के पास क्या है, राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से 4 ज़्यादा है, ऐसा ही तो है। बराबर मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहला मैं श्याम को 4 रुपये दे दूँ, ऐसे तो होगा, हमको किसी से लेके नहीं देने हैं भाई,
हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, ठीक है। या तो हम दोनों में से किसी में से छीन सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। बात समझ आ गई? ये चीज़ होता है। अब देखो मैंने क्या बोला, राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से कितने ज़्यादा भाई, 4 रुपये ज़्यादा है। तो क्या तरीका हो सकता है, या तो मैं राम में से 4 रुपये माइनस कर दूँ। देखो इसका एक हो सकता है कि मैं x - 4 = y, पहला बताओ बराबर आ गया, मैंने राम से 4 रुपये ले लिए, अब दोनों बराबर बराबर हो गए ना, ठीक है। या फिर देखो एक तो मैंने इसे बता दिया, दूसरा मैं या तो इसको, देखो इसका एक केस ये निकल गया, इसका एक और क्या निकलेगा, देखो इसमें 4 रुपये ज़्यादा है ना, तो अगर मैं 4 रुपये इसको दे दूंगा, देखो मैंने क्या बोला, मैं पैसे दूंगा अपनी तरफ से, अरे एक राम है दूसरा श्याम है, ठीक है, मैं पैसे दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो जो मैं पैसे अपनी तरफ से दूंगा इसमें से मैंने ले लिया ना एक बार, ठीक है, या तो मैं ले सकता हूँ या दे सकता हूँ, तो मैंने इसमें से एक बार ले लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 4 रुपये दे दूँ तो ही बराबर हो जाएगा, यही तो है। देखो मेरे पास x = y है, मैंने इसमें 4 रुपये इसको दे दिए, अभी भी तो बराबर आ गया, बातें पता लगी। देखो अब भाई एक बार ना क्वेश्चन दोबारा समझ जाओ। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एक लड़का है राम, दूसरा लड़का है श्याम, ठीक है, बातें तो लग रही है। एक लड़का राम है, दूसरा लड़का क्या श्याम है। राम के पास जो पैसे हैं, राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से 4 रुपये ज़्यादा है, बातें तो लगी। राम के पास जो पैसे हैं श्याम से कितने ज़्यादा है, 4 रुपये ज़्यादा है। अगर 4 रुपये ज़्यादा है, मुझे करना दोनों को बराबर। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी। भाई इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इसी पे फोकस करना है, पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने लिखा दोनों, राम के पैसे बराबर श्याम के पैसे लिख दिया। अब सुनो, तो मुझे बताओ, अभी तो यहाँ पे बराबर नहीं है ना, मैंने बता रखा है राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से 4 रुपये ज़्यादा है। एक तरीका हो सकता है, या तो मैं राम से 4 रुपये छीन लूँ, ठीक है, या फिर श्याम को मैं या फिर मैं श्याम को 4 रुपये दे दूँ, ऐसे ही तो होगा ना। देखो अब इसका ना ऐसा समझ जाओ, मैंने बोला कि राम के पैसे और ये श्याम के पैसे। पहला मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई पहला मैं करूँगा 14 में से 4 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बराबर आ ही जाएगा, 14 में 4 10 तो आ जाएगा। वैसे ही मैं देखो इसका एक ये कर दिया मैंने, दूसरा क्या करूँगा, 14 है इधर, भाई 10 इसमें प्लस कर दो, बात तो वही पड़ेगी मेरे पास। एक से या तो ले लो, दूसरे या तो फिर दूसरे को दे दो। इतनी बात समझ गए सब। अब यहाँ देखो, इसको इससे, ये मेरे पास माइनस का है, ये माइनस का है ना, अपने आप उधर जाके प्लस का हो गया, बात समझ में आ गई। ये माइनस का है, अपने आप उधर जाके प्लस का हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें प्लस माइनस वाला आ गया, पहले प्लस माइनस में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखते हैं, ठीक है। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, जितना मैं सिखा रहा हूँ, अगर फिर भी इस चैप्टर में किसी को दिक्कत आती है इक्वेशन सॉल्व करने में, इसका मतलब एक ही दिक्कत होगी, या तो जो हिंदी मीडियम का है उसको हिंदी नहीं आती और इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ के फिर जाके इसको करना होता है, ठीक है। पता है इसका क्वेश्चन कैसे लिखाएगा कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड और राम हैव मनी फॉर मोर देन श्याम। क्या लिखाएगा पता है, राम हैव मनी फॉर मोर देन श्याम। इसके नीचे लाइन लिख लेना, राम हैव मनी फॉर मोर देन श्याम। मतलब कि राम के पास श्याम से 4 रुपये ज़्यादा है, राम के पास श्याम से 4 रुपये ठीक है भाई, तुम्हें बातें तो लग रही है। इसमें दिक्कत है किसी को, ये बताओ पहले। देखो पता है जिस बच्चे को प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी नहीं आती, पता क्या बोलेगा वो बोलेगा कि भाई राम के पास तो ज़्यादा है ना, ये तो बोलेगा वो, श्याम के पास क्या है। देखो पता है उसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या लिखा है क्वेश्चन, राम हैव मनी फॉर मोर देन श्याम, राम के पास पैसे हैं श्याम से 4 ज़्यादा। अब वो कंफ्यूज है किसके पास ज़्यादा किसके पास कम है। देखो अगर मैं तुम्हें लाइन पहले लिखवाता ना,
अगर तुम्हें मैं लाइन पहले कहता वाली तुम इसमें गारंटेड कंफ्यूज रहते कि हमें करना क्या है इसके अंदर। अभी बातें पता लगी क्या करना है। अब सुनो, अगली बात किसकी करने वाला हूँ मैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा हूँ कि भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है। सुनो, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक लड़का है राम, दूसरा है श्याम, ठीक है। चलो मैं एक बार ना पेरेंट्स की लेके चलता हूँ। एक लड़की है और उसके पापा हैं, ठीक है। एक लड़की है उसके पापा है। उस लड़की के जो पापा है ना, लड़की के पापा की जो एज है लड़की से 4 गुना ज़्यादा है। लड़की के जो पापा हैं, ठीक है, लड़की के पापा की जो उम्र है लड़की से 4 गुना ज़्यादा है। बातें तो लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, मैंने बोला मैं मान लो सुमन ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सुमन के फादर, ठीक, एक मेरे पास सुमन है और उसके फादर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सुमन्स फादर एज इज, ठीक है, 4 टाइम्स, बात समझ आ रही है, 4 टाइम्स सुमन एज। ये बात तो लगी। सुमन्स फादर एज इज 4 टाइम सुमन एज, सुमन्स एज। इसको हिंदी में लिखेंगे तो सुमन के पापा की उम्र, भाई ये वाला सुमन होगा ना, सुमन के पिताजी की उम्र सुमन से 4 गुना है, सुमन से 4 गुना है। हाँ भाई, तो मैं बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर जो हमें बातें समझनी है, देखो वैसे ये बातें पता लग रही है कि लड़की छोटी होगी, उसके पापा बड़े होंगे, लड़की तो छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई सुमन के पापा की जो एज है सुमन से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। कहना ना कि सुमन्स फादर एज इज 4 टाइम्स सुमन्स एज, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सुमन के पिताजी की उम्र सुमन से 4 गुना है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लड़की की उम्र अगर 4 है, उसके पापा की उम्र 16 होगी, ये तो होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बोल दूं लड़की की उम्र 8 है तो उसके पापा की उम्र 32 होगी, ऐसे तो कुछ होगा, ठीक। तो भाई अब ना मैं इसी चीज़ को तुम्हें समझाने वाला हूँ। यहाँ सुनो, यहाँ मैंने लिखा सुमन की एज, सुमन्स एज, और यहाँ पे उसके फादर की एज। यहाँ पे सुमन है और यहाँ पे उसके फादर है, ठीक है। ये बातें तो लग रही है, एक सुमन है और उसके फादर है, तो दोनों की एज लिख दी मैंने बराबर। हम कभी भी चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस करते हैं, हमें दोनों को पहले बराबर करना होता है, बिना बराबर करें हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो सुमन की एज है, उसके पापा की एज है, तो जो सुमन की एज हमें कितनी पता है भाई, हमें पता है x है, उसके पापा की उम्र उससे 4 गुना ज़्यादा है, ये तो है ना। तो मैंने x और y लिख दी दोनों की एज, एक की एज को मैंने x मान लिया, एक की एज को y मान लिया। हमें पता क्या पता है इसके अंदर, अच्छा कौन बोल रहा है कि इसमें बराबर है, कोई बोल रहा है कि दोनों बराबर है, किसकी उम्र ज़्यादा है भाई, सुमन के पापा की उम्र ज़्यादा है ना, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास यहाँ पे कि सुमन की जो एज है, ठीक है, वो क्या है कि देखो मतलब जो सुमन के पापा की एज है वो सुमन की एज से 4 गुनी ज़्यादा है, ये तो है। इसमें दिक्कत आ रही किसी को, सिर्फ लाइन के अंदर बताओ तो जा रही है। देखो भाई मैंने ऐसा बोला, एक लड़की है सुमन, ठीक है, उसके पापा की जो उम्र है ना, जितनी सुमन की उम्र है, अगर उसकी उम्र को मैं 4 से गुना कर दूं उतना उसके पापा की उम्र है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई लड़की है, लड़की मान लो 8 साल की है, ठीक है, तो इसके पापा की उम्र 8 गुने में 4, मतलब 8 चौक 32 साल की है, ठीक है। बातें तो लगी। अब मुझे कौन बताएगा कि भाई, अच्छा पहले यहाँ समझो, 8 चौक 32 कर दिया मैंने, तो अब मुझे यहाँ पे कौन बताएगा मैं दोनों को बराबर कैसे कर सकता हूँ। मुझे दोनों तरफ बराबर करना, अभी तो बराबर नहीं है ना, एक तरफ 8 है एक तरफ 32 है,
इसको मैं बराबर कैसे करूँगा मुझे कौन बताएगा? पहला तरीका बताऊँ? पहले तरीके में इस 8 को भी 4 से गुना कर दो, ये तो हो जाएगा। पहले तरीके में इस 8 को 4 से गुना कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इस 8 को भी 4 से गुना कर दूंगा, यहाँ तो पहले से 32 लिखा है ना, तो 8 चौक 32 आ गया। ये मैं तुम्हें पहला तरीका बता दिया, दोनों तरफ बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका बोलो। हाँ वही, अरे कोई नहीं, सुनो देखो भाई, जो दूसरा तरीका जो मेरे पास है उसमें क्या आ जाएगा, अगर मैं इस 32 को 4 से डिवाइड कर दूं, 8 से नहीं 4 से, ठीक। सुनो भाई, दूसरा मेरे पास क्या है, क्या करें, सुनो भाई, मेरे पास क्या लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 32 लिखा है, ठीक। अगर मैं इस 32 को 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर इस 32 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो भी आ जाएगा ना अपने आप, ठीक। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया तो 8 8 आ गया। हमें बस दोनों तरफ का बराबर लेके आना है, ठीक है। बातें तो लगी, हमें बस किसी भी तरीके से दोनों तरफ को बराबर करना है। अब सुनो यहाँ पे, अब मैं इस वाले पे करता हूँ। अच्छा, किसी को ये बात पता लगी? यहाँ सुनो, यहाँ जो मेरे पास मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला गया, ठीक है। छोड़ो इसको, इग्नोर मारो, यहाँ पे आ जाओ पहले। देखो भाई, मैंने क्या बोला, यहाँ पे सुमन के पापा की जो, मतलब सुमन की जो एज है, यहाँ पे सुमन के पापा की एज है। इस टाइम जो सुमन के पापा की जो एज है, ठीक है, वो सुमन से 4 गुना ज़्यादा है। क्या करूँगा मैं इसको कम करने के लिए, दोनों तरफ बराबर करने के लिए? सुनो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसा कौन है? मैं पूछ रहा हूँ, सुनो भाई, देखो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, सुमन के पिता की एज सुमन से 4 गुना है ना, उसने बोला सुमन से 4 गुना है, ठीक है। उसने क्या बोला कि सुमन से 4 गुना, ठीक है, ऐसा बोला है यहाँ पे, सुमन से 4 गुना, मतलब कि सुमन फादर एज इज 4 टाइम्स सुमन एज। भाई टाइम का मतलब गुना होता है, ठीक है, बातें तो लगी। उसने क्या बोला कि 4 टाइम्स सुमन एज, मतलब कि सुमन से 4 का गुना, ये लिखा है ना, सुमन से 4 का गुना कर दो, कुछ मत करो। अब ये कर दिया, सुमन से 4 का गुना कर दिया, 4 का गुना, ठीक है। x बराबर y था ना, लिख दिया 4x पे y आ गया बराबर। जिसको कुछ समझ में नहीं आया ना वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। जिससे बोला जाएगा ना उसी से गुना कर दो, ठीक है, जिससे बोला जाए उसी से गुना कर दो। अब सुनो, मैं एक और बताता हूँ, तुम्हें याद है बोला, मैंने कहा था राम के पास जो पैसे हैं श्याम से 4 ज़्यादा है, ठीक है। किससे 4 ज़्यादा है? श्याम से। श्याम में 4 ऐड कर दो, जिसके बारे में बोल रहा होगा उसी में ऐड कर दिया करो। यहाँ पे सुमन के बारे में बोला है, सुमन को 4 से गुना कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। भाई ये बताओ पहले, पक्का सबसे, और कुछ कुछ क्वेश्चन पे और आते हैं। ये हो गया सबका? भाई थोड़ा साथ में डाउन करा करो। आ जाओ अगले वाले पे। सुनो, अब हम दोनों को मिक्स करेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड से मिक्स कर देंगे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई एक लड़का है, ठीक है, श्याम, दूसरा लड़का है राम। मैंने क्या बोला, चलो पहले राम श्याम लेता हूँ मैं। पहला मेरे पास है राम, दूसरा है श्याम। तो मैंने बोला राम के पास जो पैसे, भाई इस लाइन थोड़ा गौर से सुन लेना, राम के पास जो पैसे हैं, ठीक है, वो श्याम से 2 गुने से 4 ज़्यादा है, श्याम के 2 गुने से 4 ज़्यादा है। सुनो, लाइन दोबारा सुनो, मैंने बोला कि राम के पास जो पैसे हैं, ठीक है, वो श्याम के पैसे से 2 गुने से 4 ज़्यादा है। समझ में आई बात? देखो एक बार एक बार तो समझा दे रहा हूँ। मैंने राम के पास जो पैसे हैं ना, वो श्याम के पास जितने पैसे हैं उसका पहले 2 गुना कर दो और फिर 4 और जोड़ दो। बात तो लगी? राम के पास जो पैसे हैं, श्याम के पैसे का पहले 2 गुना कर दो, बताओ कि श्याम को पैसे के बाद 2 गुना कर दो, फिर 4 और ऐड कर दो, इतने पैसे हैं। बातें तो लगी? अब सुनो भाई, देखो मैंने क्या बोला कि राम के, भाई एक बार लास्ट बोल रहा हूँ उसके बाद नहीं बोलूँगा मैं। राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से 2 गुने हैं और 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने जो तुम्हें बताया ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कर देना, मैं वही बता रहा हूँ। मान लो राम के पैसे x हैं, श्याम के पैसे y है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से 2 गुने और 4 ज़्यादा। मैंने क्या बोला? श्याम से 2 गुने
और 4 ज़्यादा, इसको पता कैसे बोलेंगे? राम हैव मनी, ठीक है, ट्वाइस द श्याम, मतलब कि ऐसे बोल देंगे फोर मोर देन ट्वाइस द श्याम, 4 मोर देन ट्वाइस द श्याम। ये बातें पता लग रही है? अब सुनो, तो भाई यहाँ पे ये x है और मेरे पास क्या y है, तो किसके बारे में बात चल रही है? मैंने लास्ट में बोला कि श्याम से 2 गुना और 4 ज़्यादा, तो श्याम से 2 गुना और 4 ज़्यादा, हो गया सॉल्व, ठीक है, 2 गुना और 4 ज़्यादा, ये बातें पता लग गई, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, ठीक है, वो समझो मेरे पास ऐसा है कि भाई वो दोबारा से ना वो सुमन और उसके पापा की बेइज्जती करता है, मतलब कि जो भी ये बात करते हैं। यहाँ सुनो, एक मेरे पास है लड़की सुमन, ठीक है, और यहाँ पे उसके फादर है, भाई किसे है? सुमन तो नहीं है, आप नहीं है, छोड़ो, सुमन और उसके फादर है, भाई ऐसे कुछ में नाम लिया मैंने, किसी की बेइज्जती तो नहीं मारा। एक सुमन है, उसके फादर है, मैंने बोला कि सुमन के जो फादर की एज है ना, ठीक है, सुमन के जो फादर की एज है वो सुमन से 3 गुना और 4 ज़्यादा है, ठीक है। सुमन्स फादर एज इज 4 मोर देन थ्राइस सुमन एज, ठीक है, ट्वाइस डबल होता है और थ्राइस क्या होता है? ट्रिपल, ठीक है। बातें तो लग रही है? ओह अभी ये बातें तो लगी। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास सुमन्स फादर एज इज 4 मोर देन थ्राइस सुमन एज, ठीक है, और हिंदी में बोलूँ तो सुमन के जो पापा की जो उम्र है ना, ठीक है, सुमन के जो पापा की उम्र है वो सुमन से 3 गुना और 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो किससे भाई देखो, सुमन को x मान लो, इसके पापा को y मान लो, बस किससे 3 गुना 4 ज़्यादा है? सुमन से ना, तो सुमन में 3 गुना कर दो और 4 ज़्यादा कर दो, ठीक है। भाई ये पता है ट्रिक है, तुक्का पढ़ने वाली ट्रिक है और एकदम हमेशा परफेक्ट जाती है, ठीक है। बातें तो लग गई, इसमें किसी को दिक्कत है? अब सुनो भाई, मैं ना अपनी तरफ से पहले मान लो एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक, फिर जाके हम उसको करते हैं। भाई हमारे पास क्वेश्चन है, किसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। ये हो गया सबका पहले, हाँ भाई मैंने ऐसा बोला है कि मान लो सचिन है, ठीक है, सचिन और इसका भाई मार्केट में घूम रहे थे, ठीक है, और दोनों सब्जी लेने गए, ठीक है। सचिन अलग सब्जी लेने गया, इसका भाई अलग सब्जी लेने गया, मतलब एक दिन छोड़ के। सचिन गया संडे को, ठीक है, इसका भाई गया मंडे को, ठीक है। सचिन जो सब्जी लेके आया ना, सचिन लेके आया है 2 किलो आलू, ठीक है, सचिन लाया 2 किलो आलू लाया है, ठीक है, मतलब कि 2 kg यहाँ पे आलू लेके आया है, ठीक है। और मान लो 3 kg वो जो लेके आया ना, या फिर 4 kg ले लो, हाँ भाई 4 kg वो लेके आया है, अरे ना प्याज से नफरत है, टमाटर ले लेते हैं। तो ये वाली बात पता लगी, 2 kg आलू है, ठीक है, और 4 kg के हमारे पास टमाटर है। तो सचिन ने जो हमें पैसे खर्च किए ना इसमें पूरे, उसने मान लो 200 रुपये खर्च किए। टमाटर महंगे हैं भाई, पता लग रहा है सबको, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर लेकिन जो इसका भाई है, इसका भाई लेके आया है हमारे पास 1 kg 1 किलो आलू लाया है, ठीक है, उसके बाद 2 किलो, ठीक है, 2 किलो टमाटर लाया है, और कितने का लाया भाई? ये 100 रुपये का लाया है, ठीक। ये बातें तो लगी। अब हमें पता क्या निकालना है, हमें बताना है कि इनकी जो है ना, मतलब कि आलू कितने रुपए किलो है और टमाटर कितने रुपए किलो है, ये बातें पता लगा रही है, ठीक है। ये बातें पता लगी, लेकिन इसको पता लगाने से पहले हमें कुछ बातें समझनी है। हमें पहले हमें ये मान लो इक्वेशन बनानी है। हमें क्या बनानी है? इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये समझो भाई। पहले बताओ हमें पता क्या लगाना है इसमें, आलू कितने रुपए किलो है और टमाटर कितने रुपए किलो है। हमें नहीं पता अभी, यही तो पता लगाना है हमें कि आलू कितने रुपए किलो है और टमाटर कितने रुपए किलो चल रहा है।
तो पहले क्या करूँगा, पहले मैं मान लूँगा, ठीक है, मैं आलू की कीमत को मान लूँगा और जो टमाटर है उसकी कीमत को भी मान लूँगा, दोनों कीमत को मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मैंने बोला लेट प्राइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैं पूछूंगा कितने रुपए किलो आलू, 1 किलो का पूछूंगा ना, ये तो पता सबको, इतना कॉमन सेंस काम कर रहा है ना, कि मैं अगर दुकानदार से पूछता हूँ कि भाई पूछूंगा अंकल एक किलो आलू कितने, कैसे पूछूंगा, तो 1 किलो की बात चल रही है। तो लेट प्राइस ऑफ 1 kg आलू लिखूँ, ठीक है भाई, 1 kg आलू, पटेटो टमाटो है वैसे, ठीक है कोई नहीं। तो मैंने क्या माना कि भाई मान लो, माना 1 kg, ठीक है, क्या माना हमने कि भाई जो 1 kg जो मेरे पास आलू है, ठीक है, तो मैंने माना 1 kg आलू की कीमत, आलू की कीमत, ठीक है भाई, क्या मानता हूँ मैं इसको, पहले वाले को x मान ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने आलू की कीमत कितनी मान ली भाई, x मान ली, और उसी तरीके से मैं टमाटर की कीमत क्या मानूंगा, y मान लूंगा। कॉमन इतना तो पता लग रहा होगा, ठीक है। तो मैंने भाई लेट प्राइस ऑफ 1 kg, और यहाँ पे भाई टमाटर है, पोटैटो टमाटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने माना 1 किलो, यहाँ पे मेरे पास क्या भाई, आलू नहीं, यहाँ पे टमाटर है, 1 किलो टमाटर की कीमत, इसे ले लिया y। तो मैं बातें पता लगी, मैंने एक की कीमत को x माना है और दूसरी कीमत को y, ठीक है, ये बातें पता लगी। अब सुनो भाई, हमें पता है कि कितने रुपए किलो आलू है, नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आलू के ऊपर खर्चा और प्लस टमाटर के ऊपर खर्चा, टोटल कितना है मेरे पे, 200, ऐसा ही तो है। आलू 2 किलो खरीदा, अगर आलू की कीमत को मैं, देखो भाई मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, मैंने बोला कि अच्छा पहले बताओ, अगर 1 किलो आलू 20 रुपए का है, 2 किलो आलू कितने का होगा, 40 का होगा। ये कैसे पता लगा हमें, हमने गुना किया ना, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब मैं ऐसे बोल दूँ कि बच्चों बताओ, अगर 1 लीटर दूध मेरे पास 40 रुपए का है, तो 5 लीटर दूध कितने का होगा, हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे तो होता है। अब सुनो, अब मैं वैसे अगला बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 1 किलो आलू और प्लस 2 किलो टमाटर, इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये, ऐसा ही तो है, ठीक भाई। मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा वो मत करना, ठीक है, मतलब लिख लो फिर भी समझ जाओ। तो अगर मुझे आलू का खर्चा निकालना है, पता मुझे आलू के ऊपर खर्चा और टमाटर के ऊपर खर्चा, अगर मैं दोनों का खर्चा निकाल दूँ 200 होगा, ठीक है। वैसे ही मैं अगला बोल दूँ 1 किलो आलू के ऊपर खर्चा और 2 किलो टमाटर के ऊपर खर्चा, ये कितना हो जाएगा, 100। ये बातें तो लगी। 1 किलो आलू के ऊपर जो मैंने खर्चा किया है, उसके बाद जो 2 किलो टमाटर के ऊपर जो मैंने खर्चा किया है, इसका खर्चा कितना भाई, टोटल 100 रुपये। बताओ खर्चा कैसे निकालूंगा, 1 किलो का पता है ना मेरे को कितना है, 1 किलो आलू की कीमत है x रुपये, x रुपये है ना, ठीक। तो मैं ऐसा कर दूंगा ना कि 2 गुने में x लिख दिया, 2 किलो आलू उसकी कीमत से गुना कर दिया। आलू की कीमत कितनी मानी है मैंने, x। भाई मैं तुम्हें हमेशा पता है कि जिस चीज़ को निकालना है पहले उसको मान लो, बात समझ आ रही है, जिस चीज़ को हमें निकालना है पहले उसको मान के चल लो, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है कि 2x प्लस, अब मैंने टमाटर लिया है 4 किलो और टमाटर की कीमत है y रुपये, y रुपये किलो है ना, 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी है, y रुपये। टोटल खर्चा कितने का हो गया भाई, 200 रुपये का। ये मेरे पास आलू का खर्चा है और ये टमाटर का खर्चा है, कितना का टोटल मेरे पास, 200। तो अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आएगा 2x प्लस 4 को y से करूँगा 4y और इज इक्वल टू 200, ठीक है। तुम्हें ये बातें पता लगी, मैंने पहली इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे, बिना इक्वेशन बनाए हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पहला वाला कर दिया, यहाँ पे मैंने कितना किलो आलू लिया भाई, 1 किलो आलू लिया है, तो 1 किलो आलू उसकी कीमत से गुना कर दो, ठीक है, उसकी कीमत से गुना कर दिया मैंने, फिर प्लस
2 किलो टमाटर, उसकी कीमत से गुना कर दिया। कितने रुपए खर्च हो गए भाई? 100 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए हैं। ठीक है, अब मैं x को 1 से गुना करूँगा। भाई ध्यान रख के चलना, अगर हम 1 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं वही नंबर आता है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि भाई बताओ कि 5 गुने में 1 कितना आएगा, तुम बोलोगे ना 5 आएगा, तो वैसे ही तो x गुने में 1 x आ जाएगा, x। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या भाई प्लस 2y है, कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 100 आ गया। अगली इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। तो मैं बताओ यार ये बातें पता लग रही हैं? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझो कि मेरे पास ये जो तरीके हैं ना, ठीक है, इन तरीकों को मतलब कि जो 2 इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या है हमारे पास तरीके हैं। तरीके क्या है वो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, इसके जितने तरीके हैं ना वो लिखवा रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं बोल दूँ तो मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ, भाई यहाँ पे पेयर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, पेयर ऑफ, क्योंकि जोड़े हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मेरे पास है रैखिक 2 युग्म वाले, हाँ ठीक है, 2 चर वाले रैखिक युग्म को हल करने की विधि। ठीक है भाई, हमारे पास सबको पहले हेडिंग पता लग गई क्या है। सबसे पहला तरीका मेरे पास है ग्राफ। पहला क्या है? ग्राफ है। पहला तरीका हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास अगला तरीका है, प्रियंका बुलाओ। सुनो भाई, मेरे पास ना अब जो 3 तरीके और हैं इसके, टोटल हमारे पास 4 तरीके हैं। ठीक है, उसमें से जो मेरे पास इसका जो अगला तरीका है हम उसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं वैसे। ठीक है, एक मेरे पास है, अच्छा पहला मेरे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हाँ भाई, पहला जो मेरे पास है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तीसरा जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। और जो चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। बताओ भाई, तुम्हें वाली बातें तो लग रही है? इसमें दिक्कत किसको आ रही है? बस मैं तुम्हें मेथड के नाम बताएगा। ठीक, आज पहला मेथड ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, पहला मेथड जो ग्राफ वाला है अभी 2 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात पड़ती है भाई तुम्हें ग्राफ लेके आना। ठीक है, जो ग्राफ वाली नोटबुक है ना उसमें करते हैं थोड़ा बेटर रहता है। बस में आ रही है? जो ग्राफ वाली जो नोटबुक है
उसको थोड़ा ले आना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। भाई जितना मैंने बता दिया ना, तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात बोलूँ तो घर जाके इसी सेम वीडियो को एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। भाई ये वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी ना, जिसको मैं पहली कह रहा हूँ, जिसको पहली क्लास समझ में नहीं आई ये वाली, आगे की क्लास भूल जाना। क्योंकि भाई जो मैंने बताया ना, ये सारे कंसेप्ट वगैरह, अच्छा ये मेरे पास सिर्फ पहली तरीके का इक्वेशन है। देखो हमारे पास इक्वेशन कितने तरीके से होते हैं। पहला मेरे पास है किसी भी सामान को खरीदने बेचने वाला, ठीक है। दूसरा है किसी की एज पता करने वाला, ठीक है। जो तीसरा होता है मेरे पास वो है कि नंबर पता करने वाले। जैसे मैं तुमसे बोल दूँ कि लड़कों की कितनी संख्या है, लड़कियों की कितनी संख्या है। एक स्कूल है, ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ भी पलट के दे देगा, कुछ भी घुमा के दे देगा, वो तुम्हें पता लगानी होती है। अगला है ट्रेन की स्पीड निकालना, ठीक है। उससे जो अगला है वो बोट की स्पीड निकालना। ट्रेन की स्पीड, बोट की स्पीड बात वही पड़ती है। बस बोट की स्पीड में एक दिक्कत आती है, ठीक है। बोट की स्पीड में पता क्या बोलता है कि मुझे बताओ जो बोट है यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और पानी इसका उल्टा चल रहा है, ठीक है। पानी इसका उल्टा चल रहा है, पानी चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कि भाई इसकी मतलब कि जो स्पीड वगैरह टाइम वगैरह पूछ लेगा कि ये यहाँ से लेके 1 किलोमीटर दूर जाने में कितना टाइम लगेगी वो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अभी ये बहुत दूर की बात है, पहले जितनी बातें बता दी वो समझो, ठीक भाई। अच्छा एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात हो, जिसको चैप्टर कोई सोच रहा है चैप्टर 3 छोड़ दूँ, इसका एक अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी भूल जाना। फिर जिसने चैप्टर 3 छोड़ दिया, चैप्टर 4 भूल जाना। दोनों के दोनों मिलाए कम से कम 16 से 18 मार्क्स के आ जाते हैं। बातें तो लगी भाई, ये सारा एक बार रिवाइज मारे ना, फिर बाकी देख लें इसको। करो नोट डाउन एक बार।